बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और ये जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इस तब्दीली पर जो लोगों के हमें मिले जुले रद्दअमल नज़र आ रहे हैं, हमने वो भी आगे चलकर डिस्कस करना है। कुछ कल जो मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसको भी डिस्कस करेंगे। सवाल ये है, समझ ये नहीं आ रही कि आया ये मुजाहरा किसके खिलाफ किया गया है, क्यों किया गया है, जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे क्या मकसद लेके इकट्ठे हुए थे। अब ये चीज़ें समझना जो है कुछ मुश्किल होता चला जा रहा है। आम आदमी के मसाइल वहीं के वहीं हैं। आम आदमी आज भी रमज़ान बाजार में जा रहा है तो उसके मसाइल सुनने वाला, हल करने वाला कोई भी नहीं है। तो कौन आम आदमी के लिए सोच रहा है? बहुत सारी सियासी हलचल अभी भी जो है वो जारी है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई गुज़श्ता कुछ दिनों में वीकेंड पे। आगे चल के हमने प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करनी है और कुछ हकीकत भी आपको दिखानी है। जो दावा किया गया, तस्वीर का दूसरा रुख क्या था, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शो का आगाज आज की अच्छी बात से। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना ज़कात अदा करते हुए फ़ुक़रा की लाइनें ना लगवाना। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये अजीब किस्म का तरीक़ा आ चुका है, जब मुस्तहिकीन को खुसूसन रमज़ान हो या रजब का महीना हो, जब लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं तो मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं, मुस्तहिकीन को कई कई घंटे लाइनों पे खड़े रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इंसानियत की तज़लील है। देखना ऐसे ना देना, ऐसे ना देना, क्योंकि वो बड़ी गयूर ज़ात है, वो क़ादिर मुतलक़ है। कहीं ये ना हो जाए कि आप कल लाइनों पे लग जाएं और ये जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें मालदार कर दे और आप इनसे ज़कात लेने वाले बन जाएं। इसलिए हुक्म खुदाबंदी को ज़िंदा करते हुए इंसानियत की तज़लील ना करना, इंसानियत की तज़लील ना करना। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इंसानियत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात और ख़बरों की तरफ हमने जाना है। लेकिन उससे पहले कल जो एक हमने पावर शो कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुजाहिरा किया गया। वो मुजाहिरा कैसा मुजाहिरा था, किसके ख़िलाफ़ मुजाहिरा था, ये समझना अभी थोड़ा सा जो है वो मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके बाद जो किया गया, उस मुजाहिरे के बाद जो दावे करने के लिए कि इतना सारा क्राउड हमने पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा, और फिर ट्विटर पर जो तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताया गया कि जी इतने सारे लोग इकट्ठे किए गए हैं। मैं तस्वीर ज़रूर कहूँगी आयशा को कि आपको दिखा दे, फ़ोटोशॉप किया गया इन तस्वीरों को। और जिस तरह से रश दिखाया जा रहा है, समझ से बाहर है। तस्वीरों में तीनों जगह पर आप डिफरेंस नुमायां तौर पर देख सकते हैं। अब हुआ क्या जी, सिग्नल फ्री रोड है, ट्रैफिक बुरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक हो गई और आपको गाड़ियों की लंबी कतारें वहाँ पर नज़र आना शुरू हुई और फिर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो ये सिर्फ राउंड अबाउट वाली जगह है, आगे पीछे अगर देखें तो बिल्कुल ही जो है वो जगह खाली भी हमें नज़र आ रही थी। ऊपर से ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया गया और दावा इसमें यह किया जा रहा है कि जी तारीख में इतना मजमा इकट्ठा नहीं हो सकता। खैर, ये जो सूरत हाल है, कुछ हमारे रिपोर्टर्स जो कि बाहर जाके कल कवरेज भी करते रहे, उनसे भी हम सूरत हाल पूछ लेते हैं कि क्या हालात थे कल के मुजाहिरे के, किस तरह से वो देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा और अली साही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, एक तो माह रमज़ान चल रहा है और ऊपर से इतनी टफ सियासी सूरत हाल चल रही है कि यकीन माने, मैं अभी डिस्कस कर रही थी, मैंने कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं देखी थ्रू आउट। मतलब मैं चैनल्स पे यही न्यूज़, क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अदरवाइज़ ऑब्वियसली हर घर में ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे आपको कोई ना कोई चैनल पे आप ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं रमज़ान की, लेकिन इस दफ़ा तो हम सब भूले हुए हैं। खैर, ट्वीट आयशा पहले कह रही हैं कि इमरान खान साहब का ट्वीट हम दिखा देते हैं, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। अच्छा जी, ये वो सर्कल है जहां पर आप देख सकते हैं कि रश कितना है। जो दावा बड़ा किया जा रहा है वो आपको नज़र भी आ रहा है कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और जो खाली जगह है
बिल्कुल रोड ट्रैफिक की वजह से आपको ब्लॉक नजर आ रही है और जहां पर लोग खड़े हैं वो एक साइड पे लोग हैं, बाकी दरमियान में जगह खाली भी नजर आ रही हैं। शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो अब उनका जमहूरी हक है, लेकिन अगर उसको इस तरह जिस तरह बता रही हैं कि तस्वीर के ज़रिए उसको नुमाया करने की कोशिश की गई है, मतलब तो एडिट किया गया है, फोटोशॉप किया गया है और फिर दिखाया जा रहा है। देखें, ये हथ कंडे ज़्यादा देर नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। आपने जिस तरह बताया कि माह मुकद्दस चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह फिर ये आपकी ऐसी मार्केट है जो अब जहाँ पे अब रश ऑटोमेटिकली शुरू हो चुका है। अब शॉपिंग के लिए फैमिलीज आ रही हैं, जिस तरह गर्मियाँ दिन के औकात में तो लोग निकलते नहीं हैं, अफ्तार के बाद निकलते हैं और अफ्तारी के लिए जब जाना है। और फिर देखें कि जो ये शहबाज गिल साहब ने जो तस्वीर ट्वीट की है, इसमें DSNGs, मैं अपने से बताता हूँ कि DSNGs आपको 4-5 लगी नज़र आ रही हैं, तो वही DSNG फिर साथ में लगी नज़र आ रही हैं, वही DSNG फिर आपको साथ में नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताएं। और फिर अच्छा, राउंड अबाउट में इतनी नकल के लिए थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। अच्छा चलें, चैनल DSNGs ही थी तो चैनल चेंज कर लेते, वो चैनल भी सेम ही है। अब बात रही कि उस जितनी उन्होंने वो जगह बनाई है राउंड अबाउट के, हम भी रोज गुजरते हैं, वो भी यहाँ से गुजरते होंगे। खैर अब शायद वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, ECL में उनका नाम चला गया है, तो अब मेरे ख्याल में लिबर्टी वो देख भी लेंगे। जितना उन्होंने रश शो किया है, इतनी वो शाहरा ही नहीं है, बिल्कुल इतनी चौड़ी शाहरा नहीं है। ठीक है, वो 4 से 5 लेन की सड़क है राउंड अबाउट में, लेकिन आप उसको कहें कि वो एक मजमा है और इतना बड़ा, करोड़ों को तो नहीं कहा कि कितने लाखों में कहा, क्या कहा है मुझे, मैंने तो नहीं सुना कि कितने का मजमा था। दावा तो जी करोड़ों का, करोड़ों अच्छा वो लोग कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये एहतजाज किसके खिलाफ था? बेसिकली एहतजाज तो बड़ी अरसा पहले शुरू हो गया था, जब PM साहब गवर्नमेंट में थे, पावर में थे, तब से एहतजाज तो चल रहा है। वो जो उनके प्रोटेस्ट हैं, वो जो उनके जलसे थे, उसमें यही वो बता रहे थे क्या तो ये कि गवर्नमेंट मेरी जा रही है, अवाम मेरे साथ निकले। अब मेरा ख्याल है 4-5 जलसे उन्होंने नहीं देखे गए, वो अदम एतमाद से हैं, गए वो अदम एतमाद के कानूनी तरीके से हैं, कानूनी तरीके से गए, आईनी तौर पे गए हैं, और उसको जिसको मुकद्दस ऐवान कहा जाता है उसके जरिए गए हैं, और पूरी दुनिया में होता है आपके पड़ोसी मुल्क में। लेकिन आइन के साथ जो करके गए हैं, लेकिन वो अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं, अपने आप को कप्तान कहते हैं, तो जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है। ये चीज़ उनको वाजे हो चुकी थी कि जो लोग वो तोड़ के लाए थे वो वापस चले गए हैं, और अब उनकी जो बर्तरी है वो ऐवान में नहीं है। तो जब दूसरी पार्टी अपोजिशन दावा कर रही थी कि आप वोटिंग करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वहाँ पे आके खान साहब ने बड़ा डिस्ग्रेस किया है, लोगों को बड़ा डिसार्ड किया है कि पूरी हद तक कोशिश की है कि अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो ना हो सके, और वो किस तरह हुई वो भी सबको पता है। नहीं समझ आती आप 13 स्पिरिट की बात कर रहे हैं, मतलब कुर्बानी खुद नहीं दी, खुद इस्तीफा नहीं दिया आपने, जो है वो असेंबली में आपने असद कैसर साहब का इस्तीफा दिलवा दिया, बार बार उनसे सेशन के दौरान मुलाकात की, मतलब ये चीजें आपने नुमाया रही, लोग तनकीद करते रहे खुल के। ये कौन सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, मुझे शायद सिप्रा साहब ये बता दें। मेरे ख्याल में जिस दिन उन्होंने खत लहराया था, अगर ये उसी दिन मुस्ताफी हो जाते और बड़ा शहर जो है, बड़ा बाजार अगर छोड़कर जाते, तो आज जो ये इतने लोग हैं शायद इससे डबल होते। लेकिन उसके बाद जो असेंबली में हुआ, उनके डिप्टी स्पीकर ने जो किया, और उसके बाद जो अदालत उज़्मा का फैसला आया, देखें अवाम को ये गद्दार, चोर, डाकू इनसे गर्ज नहीं है। अब मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जजेस पे अब उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कंपेन्स चल रही हैं, हमारी जो अस्करी क़यादत है उनके खिलाफ कंपेन्स चल रही हैं। अब ये कौन चला रहा है? इन्हीं में से ही चला रहा है ना, इन्हीं का सोशल मीडिया नेटवर्क है, वही चला रहा है। मुझे बताएं, आप कहते हैं कि आइन भी हो, कानून की बालादस्ती भी हो। कानून ने फैसला दिया कि वोटिंग होनी चाहिए, और वो वोटिंग क्या है कि वो आइनी तौर पे होनी चाहिए, आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कानून और आइन की आप बात करते हैं तो फिर आपको मुकद्दस फ्लोर पे फाइट करना है। इसी मुकद्दस फ्लोर पे जब जागीर तरीन साहब का जहाज जाता था और कोई उसमें सोया होता था और कोई लेटा होता था, और वो जब वहाँ पे पहुँचते थे उस वक्त उनके ज़मीर नहीं बेचे जा रहे थे, उस वक्त वो खरीदो फरोख्त नहीं हो रही थी, उस वक्त उनको ये नहीं नजर आ रहा था, उस वक्त ये नजर आ रहा था कि मेरी नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, मुझे 172 मिल जाए। उस वक्त ना ये लोटे थे, ना लोटे थे, ना कुछ था। हालांकि हमारी मुल्क की सियासत में 30 से 35 ऐसे खानदान हैं जिनको किसी पार्टी पर वोट नहीं मिलता, उनको शख्सियत की बुनियाद पर वोट मिलता है, और ये वही लोग होते हैं जो सरमायाकार लोग हैं, या फिर उनकी जमीनों में उनकी राया बैठी हुई है, उन्होंने इन्हीं को वोट देना, और उन्हीं के आप देखें अबाव अजदाद से वो जीतते आ रहे हैं, उन्हीं के पास सियासत है। 5-5, 7-7 दफा उनके पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इलेक्ट हुए, वो आ चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के निकले हुए स्टूडेंट
तो उन्होंने कहा ये आप जो टीम बना के बैठे हैं, ये मैं तो हमारी कहता था शायद नॉमिनेट भी करेंगे, लेकिन उस साइड से क्योंकि नॉमिनेशन हो रही थी, लेकिन ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने सिर्फ एक जिक्र किया, 1971 का भी जिक्र किया, लेकिन वो बड़ा अच्छा जवाब था असद उमर साहब और के फिर लिए। एक और चीज़ है कि जो लोटे पीटीआई में गए हैं वो बड़ा गुस्सा करते हैं, उनको लोटा कहा जाए, कोई भी चाहे वो ईवान में कहा जाए या बाहर कहा जाए, उनको गुस्सा आ जाता है, वो बड़े जोश जज्बे में आके बातें करते हैं। तो ये जिस तरह मर्जी किसी की इज़्ज़त उछालें, इनको सारे हक मौजूद हैं, इनके पास सारे राइट्स हैं। अब हम इनके हक में ख़बरें चलाएं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चलाएं तो फिर जर्नलिस्ट ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट में है तो इनके जो लूप होल्स हैं, इनके जो लकूनाज हैं या इनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करें। तो हमें किसी ने हड्डी डाल दी है, हमें किसी ने पैसे दे दिए हैं, भाई थोड़ा सब्र करें, तनकीद बर्दाश्त करना सीखें। आप गवर्नमेंट में थे, आपकी जो गलत चीज़ें थी वो लोगों ने हाईलाइट की, उस पर आपने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब आप गवर्नमेंट से हटे हैं तो जिस तरह का आप जेस्चर दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह तो हमेशा जो भी पार्टी हारेगी या वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी या वो अवाम में इस तरह काम शुरू कर देगी रिजाइन। लेकिन ये प्रोटेस्ट था बेसिकली शायद से प्रसाद किसके खिलाफ था? अपने क्या था? देखिए मैं आपको बताऊं, ये अपोजिशन के खिलाफ तो था नहीं। अगर अपोजिशन के खिलाफ होता तो उसमें जो आपके बैनर्स हैं और जो प्ले कार्ड्स हैं वो उनके खिलाफ होते। उनके जो प्ले कार्ड्स हैं उसमें वाज़ेह है कि वो किसके खिलाफ था। मुझे बताएं कि अगर आप कहें कि हमने इदारों का एहतराम भी करना है, हमने इदारों के फैसले मानने भी हैं, और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहा भी कि हम अदालत का फैसला जो है इसको तस्लीम करते हैं। फिर स्पीकर असद कैसर ने भी फ्लोर पे भी कहा कि मैं उसको मानता हूँ लेकिन मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्या वजह थी कि तौहीन अदालत ना लग जाए, अगर 10-15 मिनट के बाद तौहीन अदालत जो है वो लग जानी थी। अब क्वेश्चन ये है कि यही अदालत, यही जजेस, इन्हीं में से 2 जजेस जिन्होंने पनामा का फैसला दिया और मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और उनको उनका प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म की गई, उस वक्त ये जजेस थे वो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। आज उन जजेस ने अगर इनके खिलाफ फैसला दे दिया है, और ये फैसला कोई करप्शन पे नहीं है, ये एक अपोजिशन का आईनी हक है कि आप पे एतमाद आप खो चुके हैं और आप अपना अददी नंबर जो है उसको पूरा करें। 172 अगर आपके पास नहीं है तो आप घर जाएं, अपोजिशन जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगी। ये बड़ा सिंपल आपके पास मौजूद है। आप आईनी तौर पर आपने, अच्छा फिर मैं तो एक और भी बात कहता हूँ कि जब इन्होंने कहा, जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसमें कहा कि आर्टिकल 5 के तहत ये जो इसको हम नहीं सुन सकते और ये बैरूनी साजिश है, मुझे बताएं उस वक्त 197 जो लोग थे वो ऐवान में मौजूद थे, आपको इक़्तिदार में फिर रुकना चाहिए था। आप फिर अगले 2-3 मिनट के बाद असेंबली ना तोड़ते, फिर रिकॉर्डेड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना चलाते। आप 197 के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत आप उनको गद्दार करार दे रहे, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते और फिर खड़े हो जाते। फिर आप खड़े ना हुए, फिर आपने असेंबली दलील की, अभी आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई, अगले लम्हे आपके सदर ममलिकत ने उसकी जो है मंजूरी भी दे दी, असेंबलियां खत्म कीजिए, इलेक्शन में चले जाए। भाई पहले मुकद्दस ऐवान का तो इलेक्शन लड़े, उसमें तो वोटिंग करवाएं कि लोग आपको क्या चाह रहे हैं, आपके साथ जो लोग खड़े थे आज खड़े हैं कि नहीं खड़े। अच्छा फिर मुनहरिफ अरकान की बात होगी, भाई ये हर दफा होता है कि आप किसी, आज देखे अभी पंजाब का फैसला होना है, यहाँ क्या हुआ कि जिस होटल में वो उनको ठहराया गया उसके सामने एहतजाज शुरू किया। आप जाए ना, आप जहाँ ठहरे एहतजाज करें, आप जाए ना, मैं कहता हूँ DHA में इनकी पार्टी ज्यादा वो नजदीक है जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं, आप जाए एहतजाज करके दिखाएं, आप वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मकसद ये है कि एहतजाज करने से या धरने देने से आपका जमहूरी हक है, उसको जरूर वो अख्तियार करें, लेकिन अगर आप बात करें कानून और आइन की बालादस्ती की तो फिर आपको ये फैसला भी मानना पड़ेगा। फिर आपको अगले इलेक्शन में जिस तरह मर्जी इसको बनाए भी नहीं रहेंगे शायद से प्रसाद, आप कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं एक और बात, सॉरी साहब, मैं एक और बात करना चाह रहा हूं, मैं कारकुनों के लिए बात करना चाह रहा हूं। देखिए हमारे तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, PTI हो, मैं एक बात कहता हूं कि आपका जो ये गद्दार और गद्दार का नारा है, अगर खुदा ना खास्ता ये गली मोहल्ले की सतह पर आ गया, ये इंतहाई खतरनाक साबित होगा। इससे मैं एग्जांपल दूंगा कि ख्वाजा साद रफीक और फवाद चौधरी ऐवान में तो बैठ कर खुशगपियों में मसरूफ हैं, लेकिन कारकुन गली मोहल्ले में लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कारकुनों को ये बात समझने की जरूरत है कि उनके जो जज्बात हैं किस तरह खेला जाता है। ये आपस में रिश्तेदारियां हैं, ये आपस में मिलते हैं, ये अपनी खुशी गमी पर जाते हैं, लेकिन कारकुनों के जज्बात के साथ खेलते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में सियासत जो है वो ऐवानों में होनी चाहिए। इस तरह गली मोहल्ले की सतह पर सियासत और गद्दारी के लेबल लगना शुरू हो जाएंगे तो ये खतरनाक सूरत है। जो ये क़यादत का काम है कि बर्दाश्त पैदा करे अपने आप में भी, अपने वोटर्स में भी, सपोर्टर्स में भी, और अपनी जो छोटी क़यादत है उसमें भी।
आप दर्स ये लोगों को दे रहे हैं कि आप बाहर निकलें, आपने तबाह कर देना है, चूँकि हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, हम जा रहे हैं, आप थोड़ा बर्दाश्त करें। आप लोगों को बताएं कि ये जमहूरियत का हिस्सा है, अदम एतमाद हुई है, लीगल तरीके से दूसरी पार्टी आ रही है, आपके पास नंबर गेम ज़्यादा होगी, आप भी अदम एतमाद कर लें, जाके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर लें। जब आप इस लेवल पे ले आएंगे लोगों को गद्दार, मैं तो रात को वहाँ पे मैं गुजर रहा था तो मैंने लोगों में देखा कि अजीब सा एक जोश था जी कि पता नहीं गद्दार। मैं वही बात कर रहा हूँ, अमेरिका का मोटिवेट किया था खान साहब नहीं, मुझे तो अब उन नौजवानों के माइंडसेट ये एक माह से अमेरिका के साथ जिसका तल्लक है वो गद्दार बन गया है। 3 साल 7 माह खान साहब की पूरी जो सारी एक कहते हैं ना कि पूरा दोस्तियां भी थी, सारा आना जाना भी था, हर बात भी उनकी मानते थे, तब तक अमेरिका के साथ जो दोस्त था वो गद्दार नहीं था। पिछले 1 माह से पता नहीं क्या हो गया कि जो अमेरिका का नाम ले रहा है वो गद्दार नहीं। मुझे बताएं, अमेरिका अगर है तो फिर अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगवाएं, और फिर उनके जो मामले खसूसी हैं, अब तो एक्स हो गए हैं शहबाज गिल साहब, वो फिर ऑन स्टेज आके ना वो ग्रीन कार्ड जला देना, फिर यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ देना, सारे बंदे वहीं से लेके फिर आवाम को पता चलेगा कि हम लोग गुलाम नहीं है, हमारे लीडर भी गुलाम नहीं है। लीडर गुलाम रहे, वो पैसा कमाए और कारकुन आपस में लड़ते रहे, वो लिबर्टी चौक में। मैं 2 दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आप अमेरिका क्या लेने जा रहे हैं? गद्दार मुल्क है, छोड़े आप। आपके सारे एसेट्स वहाँ पे हैं, आपकी सारी फैमिली वहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोगों को एक अजीब सा तासर दे रहे हैं, अजीब सी लड़ाई करवा रहे हैं आपस में, सड़कें ब्लॉक करवा दी हैं जी अमेरिका का जो आ रहा है, अजीब सा लोगों और अजीब सा स्लोगन दे रहे हैं। अभी साहिब साहब कुछ समझ भी नहीं आ रही इनको कि अब करना क्या है। अब ये मसला असल में ये है कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट मिली है और गवर्नमेंट मिल के इन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया, महंगाई कंट्रोल नहीं की। वो जो दावा था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के लाइब्रेरी बनाएंगे, दावा तो कोई भी नहीं पूरा हुआ। साहिब साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने ब्रेक की तरफ जाना है और उसके बाद आके अपनी टॉप स्टोरीज हमने डिस्कस करनी है जी। हमारे पास जो खबरें हैं, मैं अगर आपसे वो शेयर कर लूं तो फिर हम आके डिटेल में इन खबरों की तरफ जाएंगे। तख्ते पंजाब कैसे बचाएं, इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पंजाब में हुकूमत साजी का महाज, वजारत आला के लिए हमजा शहबाज की पोजीशन मजबूत। पतंग की डोर में क्लच की तार इस्तेमाल होने का इंकशाफ, बिजली के ब्रेकडाउन का खदशा। और मौसम में तब्दीली के साथ डेंगू की अफजाइश में भी इजाफा। फिलहाल हमने जाना एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद इन तमाम खबरों की डिटेल्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात है जी तख्ते पंजाब की, इसको बचाना कैसे है, इस पर जो है मुलाकातें भी हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं। इमरान खान का चौधरी परवेज इलाही से राब्ता हुआ है। तख्ते पंजाब अब कितना इंपॉर्टेंट है, सबकी नजरें इस पे हैं। शायद से प्रसाद देखें, जो परवेज इलाही साहब के लिए बड़ा मुश्किल है अब तो। देखें, विफाक में आपकी गवर्नमेंट चली गई, आप जिनके इत्तेहादी थे वो, और उस तरीके से गई कि आईनी तौर पे अदम एतमाद आया, उसकी बुनियाद पर चला गया। अब ये लोग पीटीआई वाले माने ना माने, सड़कों पे एहतजाज करें, चाहे म्यूजिकल नाइट मनाएं, जो मर्जी करें जी, अब होने वाला नहीं है। देखें आईन कानून। एक बात है, चौधरी साहब ने हमेशा बड़ी अच्छी शर्टें खेली। अच्छा, मेरा ख्याल है कि घर का छोटा बच्चा उनको गलत शर्ट खिलवा गया, नहीं तो चौधरी साहब इस तरह बंद गली में कभी रुके नहीं। चौधरी साहब हमेशा मेन प्लेयर होते हैं हर टीम के, चाहे उनके पास 5 रुकन हो, 10 रुकन हो। लेकिन अभी तक तो जो सिचुएशन रही है, मुझे लगा खराब है चौधरी साहब की। 5 सीटों के साथ अगर वो गवर्नमेंट में रहे स्पीकर रहते हैं और फिर स्पीकर रहे हैं और उस पर फिर पूरी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो रहे। फिर वही है ना कि जब बेटा जो है वो बाप बन जाए तो उसके बाद फिर हालात जो है वो किसी और तरफ चले जाते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन अगर होगा, और जो होने जा रहा है, और अभी तक तो कोर्ट में केस है, इस पे ज़्यादा डिबेट हम कर नहीं सकते, वो क्या फैसला आता है, कब उन्होंने वोटिंग करनी है। अल्टीमेटली वोटिंग होनी है और नंबर गेम उसी तरह जिस तरह सिंध हाउस में पूरे थे, इसी तरह यहाँ के एक निजी होटल में भी पूरे हैं। बिल्कुल वो लेकर बैठे हैं, उनकी सहरी अफ्तारी हो रही है, उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, वो बैठे हैं
उन्होंने उठना और उसके बाद असेंबली में उन्होंने आ अपना जाना शो में आना है और बस और फिर आराम से। हमजा शहबाज ने ये शो करवाया है कि 200 बंदे जिन्होंने वोट दिखाए हैं अपने, उन्होंने ये नहीं शो कराया कि मैं वज़ीर आला बन गया, उन्होंने इनको अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं जी, करवाई वो कह रहे हैं जितना हम शो कर रहे हैं हम उससे ज्यादा दावा कर रहे हैं। और जब आपने 2 साल में किसी को कुछ दिया नहीं, किसी को कोई, आप ये बातें करती हैं ना कि 3.5 साल में हमने गवर्नमेंट की, हम बड़े ईमानदार तरीके से, लीगल तरीके से चीज़ें चलती रहीं, और जिन लोगों ने आपके साथ लॉयल्टी शो की, जिन लोगों ने आपके साथ काम किया और सारी ज़िंदगी 20-25 साल आपके साथ एफर्ट की, उनको एंड ऑफ द डे आपने खुडे लाइन लगा दिया। मियां महमूद रशीद का कोई नाम नहीं लेता, वो पहले दिन से आपके साथ थे। बुज़दार साहब की तस्वीरें तो कभी मियां साहब के साथ आती हैं, कभी किसी के साथ आ जाती हैं, तो ये तो पैराशूटर लोग हैं, उनको जब आप नवाजेंगे, और फिर इनका कैलिबर भी वो नहीं है कि अगर ये वज़ीर आला कोई ऐसा बंदा लगा दिया है जिसकी किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो पंजाब तो आपकी मेन जो चीज़ है वो पंजाब है ना, पंजाब से आपकी सारी चीज़ें तय होती हैं। तो वहाँ पे इस तरह का बंदा लगा देते हैं जिसको चीज़ों का अदराक ही नहीं है। तो फिर जो लोग आपके पास, आपके साथ जिन्होंने 20-25 साल मेहनत की, पार्टी बनाई, फिर गवर्नमेंट में आए, और उनको जब टाइम आया तो आपने खुडे लाइन लगा दिया, तो फिर आपके साथ क्यों लोग साथ देंगे? फिर जब भी आपके 2-3 साल गुजरेंगे, आप लोगों को निगलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह के रिजल्ट। अच्छा सही साहब, बात ये नहीं है कि उनको साथ अगर वो नहीं मिला के चले, बात होती है गवर्नमेंट उस वक्त कामयाब होती है जब आप निचली सतह पर जाकर देखें कि जो कारकुन है, जो वोटर है, जो इनके लिए वोट कर रहा है, आप उसको क्या दे रहे हैं। अब शायद ये मेरी बात इनको बुरी लगेगी क्योंकि गद्दारी का लेबल जो है वो शायद जो तनकीद करेगा उसको आप गद्दार करार देंगे। मैं ये कहता हूँ कि आटा, घी, चीनी और ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, अगर आप इनकी कीमतों को कंट्रोल कर लेते तो आज शायद बहुत बड़ी तादाद लोग आपके साथ खड़ी होती। चाहे ये अदम एतमाद आ जाता, चाहे वोटिंग का मामला होता, लोग साथ आपके खड़े होते हैं। मुझे बताएं कि एक बंदा 1200 रुपये उजरत रोज़ाना कमा रहा है और उसको शाम में 500 रुपये फी किलो के हिसाब से किलो घी जो है मिलना है, उसके बाद चीनी की कीमतें देख लें, फिर आटे की कीमत देख लें, और इस दफ़ा जो कीमत गंदम की आपने 400 मजीद बढ़ा दी है, 2200 रुपये फी मन के हिसाब से की है, तो आटा मजीद महंगा होना है, रोटी महंगी हो जाएगी। अब ये चीज़ें जो है इनसे आप निकलें, आप कहें कि नहीं ये चीज़ें जो हैं ये तो रोटी की बात नहीं होती, हम तो गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें गुलाम नहीं होना चाहिए, हम एक आज़ाद रियासत है, होना चाहिए कि आज़ाद रियासत में रहें, लेकिन आज़ाद रियासत के जो बाशिंदे हैं उन्होंने पेट भी तो पालना है, उन्होंने अपने ख़ानदान की कफालत भी तो करनी है, वो कौन देखेगा? आप यूरोप की मिसालें दें और अमेरिका की मिसालें दें और उसके बाद यहाँ पर देखें और आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें किस तरह हो रही हैं। अब ये है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब असेंबली में, जिनको आप कल तक मुल्जिम कहते रहे और एक प्राइम मिनिस्टर आज बनने जा रहा है, 2-4 रोज में नीचे उनका बेटा जो है सीएम बन जाएगा। हमजा शहबाज कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? मैं कहता हूँ कि 100% मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो अलामती पूरे इजलास की कार्रवाई पावर शो किया ना, उसको आप अलामती इजलास का जो मर्जी सोशल मीडिया पे दें, बेसिकली ये खाने और अफ्तारी और इसका किराने का क्या। अच्छा फिर क्या था कि जो वहां पे हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो हुआ था, हम उसको भी कहें कि वो अलामती हुआ था जहाँ उनका अदद पूरे नहीं हुए थे। ये अलामती सोशल मीडिया का लफ्ज है, बेसिकली आपने अपनी जो पावर है उसको शो करना होता है। हमारे साथ कितने लोग हैं, उन्होंने उस होटल में शो किया, उन्होंने बताया। अच्छा फिर आपने डिप्टी स्पीकर के साथ जो स्पीकर साहब ने किया, 12-14 लोग इनके साथ भी हैं, अगर वो भी चले जाते हैं तो फिर मुझे बताएं कि जितने मर्जी आप रोजाना आता है कि आज 2 अरकान ने मिल रही है परवेज इलाही साहब से, आज 3 ने मिल लिया, ये 2-3 वाली तो गेम अब निकल चुकी है ना हाथ से। अब तो बड़े पैमाने पर अगर बंदे टूटे, और फिर सबसे मजबूत जो यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग थे, अब्दुल अलीम खान, उन्होंने छोड़ दिया। फिर तरीन खान ग्रुप जो है आप उसको नहीं छोड़ सकते, जिसके साथ लोग थे और वो विफाक में भी आपको टफ टाइम देते रहे, ना सिर्फ पंजाब में, विफाक में भी उन्होंने इमरान खान को भी टफ टाइम दिया। अब मुझे बताएं कि ऐसी ग्रुप बंदी जिनका अपना घर खराब हो जाए, घर में ही मसाइल पैदा हो जाए, तो उन मुल्क की ठीक करना, बात तो करने का मकसद है नजर आता है। हाँ, तो फिर अपनी पार्टी को आप मुत्तहिद नहीं रख सके, आप अपनी पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख सके। बात करते हैं आप इत्तेहादियों की, हमारे साथ खड़े रहें, बात करते हैं कि अवाम की वो हमारे साथ खड़े रहें, इस तरह नहीं होता। पहले घर में झाड़ू फेरे, घर में जो आपके गद्दारी हुई है, घर में जो मामला खराब हुए हैं, पहले उनको ठीक करें, फिर मामला आगे। वो देखें क्यों खराब क्यों हुए हैं, उसकी वजूहात देखें, क्यों खराबी हुई है। अभी पहले हम लोग कहते थे कोई एटीएम कहते थे, कोई फाइनेंसर कहते थे, अब तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके अलीम खान साहब ने खुद कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा इस पे जो ये तो सबको पता है, सबको पता है। लेकिन अगर वो लोग नाराज़ हो जाएं जो सारा कुछ आपका कर रहे थे, जो आपकी धरने चला रहे थे, जो आपकी कंपेन्स चला रहे थे, और फिर उनको कुछ मिले ना, दुख होता है।
और वो 3.5 साल नाराज रहे। एक बात यह है कि आज उनकी हाउसिंग सोसाइटीज की बात करते हैं ना, अलीम खान साहब की, जब वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब आपके जलसे कर रहे थे, तब भी उनका यही कारोबार था, तब इनका हलाल कारोबार था। आज उनका मसाइल पैदा हो गए। इनका मसला है कि ये जो भी करें वो ठीक है, दूसरा जो करे वो खराबी है। मसला ये है अब जो जनरेशन के साथ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, फरिश्ते हैं। जो जनरेशन के खिलाफ बोलते हैं वो गलत हैं, 2 नंबर हैं, उन्होंने जहन्नम में जाना है। इनके वाले जो हैं वो जनती हैं, वो सारा काम ही ठीक करते हैं। इनका मसला ये है, इनका माइंडसेट ये है कि जो बंदा उनके साथ है वो ठीक है, ईमानदार है। चूँकि पार्टी का उनकी मोटो ये है जी कि हमने तो बिल्कुल बराबरी लेके आनी है सोसाइटी में, महंगाई ख़त्म करनी है। आप बात करते हैं अमेरिका इंग्लैंड की, आप उनका इनकम तो देखें, वहाँ पे आप बात करते हैं पेट्रोल महंगा है, चीज़ें महंगी हुई हैं, तो आप उनकी देखें, उनकी दिहाड़ी क्या है। यहाँ पे मजदूर बेचारा जो कमाता है वो तो घर का खाना तो इनकी इखलाकी जरूरत नहीं हुई कि खातून अव्वल की दोस्त के पे इल्जामात हैं और बड़े संगीन किस्म के इल्जामात नहीं हो रहे, आप उस पर तहकीकात करवाने का ऐलान करते। अब ये करें ना उनको करें, रोकते यहाँ पे, तो होंगी शायद इनकी गवर्नमेंट थी, ये करें ना नहीं करें। देखें आने वाली गवर्नमेंट ने तो तहकीकात करनी ही करनी है। जब वो यहाँ से फरार हुई हैं तो इन्हीं की अपनी गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो अब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए था कि उनको रोकते, उनके खामद को रोकते, क्योंकि ये 2 ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरी पार्टी पर ये लेबल लगाया जा रहा है कि यहाँ पे करप्शन होती रही है। नहीं, और इनको अच्छा मसला क्या था, मसला क्या था, अगर फराह के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती थी तो इमरान खान साहब का अपना घर खराब होता, वो घर बचाते या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो लोग अफसोस की बात ये है कि वो सोचते ही अपने बारे में रहे हैं, तो इस स्टेज पे पहुंच गए। लेके आए थे पंजाब में, उन्होंने डीजी एंटी करप्शन लाया, तो उस पे खुद नैब के केसेस थे, उनका तो कैरियर चेक करें, वहाँ पे तो जगह जगह पे इल्जामात हैं उनके लिए ना। तो आप इस तरह के बंदे लेके आएंगे जो आपके लिए, आपने उनको कवर करके रखा है अपनी गवर्नमेंट में, तो फिर एक्सपोज होंगे। अब उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, तो ये फिर पीटीआई कहेगी, इसका वर्कर ये कहेगा कि देखें हमारे खिलाफ तो कहेंगे फवाद हसन फवाद को नहीं इन्होंने रखा, आज चीमा को नहीं पकड़े रखा। और मैं जेल की भीड़ करता हूँ, है ना। मैं जेल में जब आज चीमा को गिरफ्तार किया गया और पहली ईद थी, तो वहाँ पे एक थड़ा बना होता है सही। तो वहाँ पे जो गैदरिंग होती है नमाज ईद के लिए, मैं कवर करने गया तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, 4-5 अफसरान जो थे, मैंने उनको पूछा कि आज चीमा कहाँ बैठा है। उतनी देर में मेरी नज़र पड़ गई, आज चीमा सब तीसरी लाइन में बैठे हुए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि कल तक ये बंदा पंजाब गवर्नमेंट इसके इशारों पे चलती थी और आज इसको नीचे बिठाया हुआ है। हाँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वो आएंगे और आपके जो गलत लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो बचेंगे। उन्होंने तो इतना शोर नहीं मचाया, लेकिन कल को मेरी गली मोहल्लों में यही शोर होगा कि ये देखें जी, हमारे नेक ईमानदार लोग जो एहतसाब करने वाले थे, उनको इन्होंने जेलों में डाल दिया है। नून लीग या अपोजिशन जो थी इनके दौर की, लेकिन साहब कुछ नहीं, अब वक्त का पहिया घूमना शुरू हो गया। देखें ये धाती दौर तो सुन रहे थे, लेकिन ये जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ है शालामार के इलाके में, और उसकी तस्वीर भी हैं, अगर आयशा को मिल जाए तो वो दिखा भी दे। अब क्लच की केबल है, वो उसके ज़रिए पतंग को उड़ा रहे हैं। मुझे बताएं कि जब वो गिरेगी किसी ट्रांसमिशन लाइन पे, बिजली की लाइन पे, तो उसने टूटना है। और ये कल हुआ है, उसकी वजह से 11 kV के 7 से 8 फीडर जो है इफेक्ट हुए हैं और लाखों कंज्यूमर्स की सप्लाई मुअत्तल हुई है। अच्छा, सप्लाई मुअत्तल होना अपनी जगह पे काबिल बर्दाश्त है चीज़ है। अच्छा फिर केबल गिरने से जो वहाँ पे फ्लैश हुआ, फिर 11 kV जो लाइन है वो टूट कर गिरी है। खुदा ना खास्ता नीचे कोई होता तो फैटल एक्सीडेंट हो सकता था। फैटल एक्सीडेंट में कोई अमवात भी हो सकती थी, नॉन फैटल में जख्मी भी कोई हो सकता था। अब बात करने का मकसद ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा रखी। पुलिस और बाकी इदारों की जिम्मेदारी है कि उसको रोकें, लेकिन ये हर वीकेंड पे तो होता था, लेकिन अब माह मुकद्दस में ज्यादा होता है, क्योंकि लाहौर का रवैया है कि हमने सैरी करके सोना है। इसमें सोसाइटी का आप भूल गए हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है, वालिदैन का काम है, बहन भाइयों का काम है। साहब वालिदैन, हम बार बार ये चीजें कहते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, जिस इलाके में पतंगबाजी हो रही होती है वहाँ के SHO को, वहाँ मुतल्लिका पुलिस को क्या नहीं पता होता? ना बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं, जैसे आप जुआ देख लें, कोई बुक मेकर है, इस तरह की चीज़ें तो पुलिस को पता होता है, वो खुद करवाती हैं जहाँ पे हो रही हैं। लेकिन पतंगबाजी के लिए अब SHO की, चूँकि उसको पता है कि मेरी नौकरी जानी है अगर किसी को डोर फिर गई। पुलिस के साथ साथ आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि सोसाइटी को इसमें शामिल होना पड़ेगा। पुलिस अब कैसे ढूंढेगी एक बंदा छुप के नीचे
किसी का छत नीचे है तो वो पतंग उड़ा रहा है, जिस तरह उसने क्लच की तार बंधी हुई थी। और आप एक दफा किसी को मिसाल तो बनाएं, हाँ, दिखाएं ताकि नेक्स्ट टाइम किसी को पता हो कि हमने ये नहीं करना। 2-3 हफ्ते ये मैं पुलिस को बिल्कुल इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर सिपरा साहब इस बात में आ जाते हैं कि अली साई की बीट है तो उसको सपोर्ट करें। आप करें, मुझे कोई इशू नहीं है। अभी आईजी पंजाब ने कोई 2-3 हफ्ते पहले मैंने खबर दी थी कि सजाएं बढ़ाने का लिख के भेजा है, और ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, उसका एटीट्यूड नहीं है कि वो इसको इन चीज़ों को ठीक करना चाह रही है। जिस तरह आप कह रही हैं मिसाल बनाएं, तो मिसाल तो तब बनेगी जब आपका कानून होगा। कानून होगा तो सजाएं सख्त होंगी ना। वो 1 साल से लेके 5 लाख जुर्माना था, फिर 5 साल तक की सज़ा थी। अब जो बंदा जो भी पतंग उड़ाता है वो पकड़ा जाता है तो वो शख्सी ज़मानत पे उसी छूट किया जाता है, नहीं तो सुबह उसकी कोर्ट से बेल हो जाती है। कानून में इतना है ही नहीं सकती जब पुलिस की जानब से ये आपको सारी। मुझे जो साहब की समझ आ रही है ना, बेसिकली ये अवाम के रवैयों की बात कर रही है कि अवाम का रवैया किस तरह बदला जाएगा। अवाम देखें, अच्छा ये सिर्फ ये क्लच का नहीं है मामला, आप मेरे ख्याल में अर्ली मॉर्निंग एक जख्मी भी हुआ है शायद, ये पूरी प्रैक्टिस आ जाएगी। रमज़ान में हम तरावी की इबादत की बजाय ये रात को जितनी भी नौजवान नस्ल है वो पतंगे उड़ा रही है, और ये पता नहीं कहाँ से लेते हैं, ये समझ से बाहर है। पुलिस की जानब से क्रैकडाउन किया जाता है, बहुत जगह पे लूप होल्स भी हैं, इसमें कोई नहीं। अब वो आपके धरने को देखें, आपके एहतजाज को सिक्योरिटी दें, या वो पतंगबाजी को रोकें, वो उनको भी थोड़ा सा रिलीफ दें। सिपरा साहब आप नहीं, शालामार में तो कोई धरना नहीं था, कोई एहतजाज नहीं, सारी पुलिस यहाँ पे आई होती है। ठीक है, अब नहीं, लेकिन अब तो आप ये बहाना साई साहब लगा रहे हैं, इससे पहले हम हर वीकेंड पे देखें आप ये खबर करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, अब देखिएगा डीएसपी भी सस्पेंड होगा, एसएचओ भी सस्पेंड होगा। पहले भी हो रहे हैं सिपरा। मुझे बताएं लेजिस्लेशन आखिर कब हुआ है? बुजदार साहब ने कौन सा पतंगबाजी पे या कोई अमवात हुई है? तो अमवात तो हुई है, रिसेंट भी हुई है, अभी एक कुछ दिन पहले भी हुई है। से मुश्किल से कोई ऐसा नहीं, लाहौर में 2 डीएसपी अब तक सस्पेंड हुए हैं पतंगबाजी पे हुआ है, उसके बावजूद अभी तक पतंगबाजी हो रही है। फिर ये वाकयात अच्छा इसमें आप देखें, अब लेस्को यहाँ तक चली गई कि लेस्को ने खुद एफआईआर करवाना शुरू कर दी। अच्छा, उसकी क्या वजह थी कि उनके करोड़ों रुपए की इमलाक हैं जिनको नुकसान पहुंच रहा है। अब वो कहाँ से, अच्छा एफआईआर करवाई, शायद कोई खौफ पैदा हो जाएगा, कुछ लोग डर जाएंगे, उसके बावजूद नहीं हुआ। आप इनके जो मुतलका एक्सीडेंट्स हैं, उन्होंने लेटर भिजवाए मुतलका पुलिस स्टेशन को। अच्छा, ये भी शालामार का मामला नहीं है, इधर अमर सिद्धू में बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है, ये कोटलखपत के एरिया में बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है। और अच्छा, यहाँ से लेटर भी भिजवाए गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बात करने का मकसद ये है कि आप, मेरा ख्याल है कि कानूनी रास्ता अपनी जगह पे, थोड़ा सा जो आवाम है उनको भी देखना है कि अगर इस तरह के खुदा ना खास्ता संगीन वाकयात इस चीज की वजह से बनते हैं, इतने बड़े रोड एक्सीडेंट देखे हैं, 1 व्हीलर जो करते हैं, उस पर भी हम बार बार ये कहते हैं कि जी पेरेंट्स को कुछ चीजें जो है देखने की, अगर आपके बेटे के शायद वक्त खत्म हो चुका है। मुझे आयशा बार बार वाइंड अप का कह रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, फिर शो में आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आगाज़ करेंगे सेगमेंट से, और सेगमेंट में सबसे पहले जान लेते हैं मौसम आज कैसा है। गर्मी बढ़ रही है, बारिश के फिलहाल इम्कानात जो है वो नहीं बताए जा रहे हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम आज कितना रहेगा और क्या हालात हैं इस वक्त बाहर मौसम के, ये हम जानते हैं टुडेज़ वेदर में। अच्छा जी, गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है। वैसे ही रोज़ादार रोज़ा रखते हैं तो जी प्यास बहुत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो कि बाहर अपने कारोबारों के लिए निकलते हैं, जो लोग बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, हम लोग दफातर आते हैं, तो हम लोग को मुझे लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा महसूस होता है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो रही है। बाकी अल्लाह ताला हिम्मत तो दे देता है, जब आप इरादा कर लेते हैं कि जी आपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़ा रखना है, तो यकीन माने ये चीज़ें महसूस नहीं होती। लेकिन मौसम की शिद्दत अब आगे इसी तरह से बढ़नी है, और खैर से ये माह रमज़ान जब गुजरेगा तो हम आपके साथ एहतियात भी टाइम टू टाइम वैसे भी शेयर करते रहते हैं। रमज़ान में क्या एहतियात आपने करनी है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डिहाइड्रेशन के मिसाइल जिन लोगों को हो जाते हैं उनको भी हम बताते रहते हैं क्या करना है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। फ़िलहाल मायदा इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी मायदा, कहिए इस वक्त मौसम कैसा है, कितना रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर आज का?
लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह के औकात में ही निकलने वाले सूरज की जो किरणें हैं वो उसकी तपिश जो है वो खासी तेज़ देखने में नज़र आ रही है। सूरज का पारा आज भी जो है सुबह के औकात में शहरियों पर हाई है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ आज 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। बात करें गर्मी की अगर, तो गर्मी में जो है वो खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और शहरी भी इस गर्मी को लेकर खासे परेशान है। शहरी जब सफ़र करें तो जो माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि गीला कपड़ा अपने साथ रखें ताकि तेज़ धूप से जो है वो बचा जा सके। गीले कपड़े के ज़रिए जो है अपना सर ढांप कर अपने आप को जो है वो कवर करके निकलें और इसी के साथ जो है मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी बनाएं। हमारे शहरियों को जो है वो बारिश का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में जो है वो बारिश के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए और जो है आइंदा हफ्ते में भी बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस जो है फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसके बढ़ने के ये भी चांसेस बताए जा रहे हैं कि जो है बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे निकलने वाले जहरीले धुएँ सीधा जाकर हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं और महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं इसको अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रही हैं, जिसके बायस फ़िज़ाई आलूदगी भी जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उम्मीद है कि जो है वो आइंदा कुछ दिनों में जो है वो बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जाएंगे ताकि ये जो एक गर्मी की शिद्दत बरकरार हो गई है और दूसरी जानिब जो है शहर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार हो गई है, इन दोनों से जो है वो हमारे शहरियों को जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता चला जा रहा है जी। आप लोग बाहर निकलें तो एहतियात ज़रूर कीजिए क्योंकि छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो सांस की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मास्क अच्छी ऑप्शन है, अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप डस्ट से भी बच सकते हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें इतना मुतासिर नज़र आ रहा है, अपने आप को सेफ़ रखें क्योंकि रमज़ान चल रहा है। खुदा ना खास्ता डस्ट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुश्किलात आपकी बढ़ सकती हैं। खैर, हमने आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करना है। प्लान है अगर आपका फ़ोन ख़रीदने का तो हमारे पास आज हुवावे के डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो कौन सा मोबाइल किस कीमत पर मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। हुवावे Y9 प्राइम मोबाइल है, कीमत इसकी क्या है जी, 33,999। हुवावे Y7A मोबाइल है 35,999 रुपये का। हुवावे नोवा 3i मोबाइल है और ये है जी 36,999। हुवावे P30 लाइट मोबाइल है और इसकी कीमत 39,999 रुपये। मोबाइल अगर आपने ख़रीदने हैं, रेट तो हमने आपको बता दिए जी। हेल्थ को आपने कैसे अपनी जो है मेंटेन रखना है, हर रोज़ की एक एक्सरसाइज हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो शामिल कर लेते हैं आज की हेल्थ टिप। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहमान, जो कि आज की एक्सरसाइज हमें बताएंगे। आपने हमें फीडबैक भी देना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और बताना है जी आपके लिए कितनी इफेक्टिव रही। ओवर टू यू रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है ताकि आप बहुत सी बीमारियों। स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट पोजीशन, स्लो रेंज ऑफ मोशन। 1, घुटना जमीन पे नहीं लगाना। 2, 3, 4। अब इसी तरह इसको रिदम बना लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माउंटेन क्लाइंबिंग, जिससे आप रनिंग कर रहे हैं, कार्डियो मशीन की जरूरत नहीं है। हम एरोबिक वर्कआउट करेंगे बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज 10 reps ईच साइड, 3 सेट्स आपने करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी तरह पोजीशन में, ऑल बॉडी वर्कआउट, स्ट्रेट पोजीशन एंड लाइट लेग अप। 1, 2, 3, 4, 5, 10 ईच साइड आपने करने हैं। स्विच करना है दूसरी साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 3 सेट्स, 10 reps ईच साइड, 3 सेट्स, 15 to 20 सेकेंड ब्रेक के साथ आपने करना है। तो चलें, साथ साथ बातें भी हैं। और नेक्स्ट वर्कआउट एरोबिक वर्कआउट है आज का हमारा प्रोग्राम। अब नाउ साइड मूव। 1, 2, 3, 4, 5. Now switch. 1, 2, 3, 4, 5.
मिनिमम 300 कैलोरीज, ये प्रॉपर प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे 300 कैलोरीज आपकी बर्न होगी, जो नॉर्मली अगर हाफ एन आवर आप वॉक करो तो उतना उसमें बर्न होता है। अब इसके साथ 3 सेट्स आपने करने हैं। नेक्स्ट आपने प्लान करना है मूव 2 डिफरेंट एंगल्स में। फर्स्ट आपने 15 सेकेंड स्ट्रेट होल्ड, आपके 15 काउंटिंग आपने करनी है। देन आपने रुकना नहीं, belly down, chest up, now shoulder straight, second 15 सेकेंड आपने काउंट करना है 2 डिफरेंट एंगल्स में, 2 डिफरेंट एंगल्स स्ट्रेट। आप जब बेली स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट अप करते हैं तो उसके मसल्स शेप अप होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं दोबारा बताता हूं। फर्स्ट स्ट्रेट 15 सेकेंड, नाउ बेली डाउन, चेस्ट अप, शोल्डर स्ट्रेट, सेकेंड 15 सेकेंड। आप 10 सेकेंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट एरोबिक वर्कआउट जिसको आप करें और आपकी कैलोरीज एकदम से नहीं, स्लोली स्लोली लेकिन बर्न होना शुरू हो जाएगी। इफेक्टिव वर्कआउट है, मुझे आपने फीडबैक देना है, इसी तरह प्लान को आपने फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे चला जाए तो ब्रेक आप शॉर्ट कर दें, तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। तो आपने मुझे फीडबैक देना है। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी मौजूद थे जी आज के हमारे मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि जी कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है और फीडबैक देना है जो रहमान ने आज की एक्सरसाइज बताई है कितनी इफेक्टिव रही है। अब शामिल कर लेते हैं आज का टोटका। इरम आपके सामने नई बात नए टोटके के साथ आज हम बताएंगे अपने किचन गार्डन को किस तरह पुरौनक बना सकते हैं और इंडोर प्लांट्स का हम कैसे ख्याल कर सकते हैं। देखिए, हम हर रोज़ प्याज काटते हैं, हम प्याज़ों के छिलके फेंक देते हैं, तो क्यों ना हम इन प्याज़ों के छिलकों को इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा सा एक स्प्रे बनाएं। आपने हर रोज़ कटे हुए प्याज, जैसे 6, 7, 8 प्याज काटते हैं, उनके छिलके आप संभाल के 1 लीटर पानी में भिगो दें। 48 आवर्स के बाद आपका ये पानी तैयार हो गया। ये मेडिसिन की तरह की चीज़ तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसा अमेज़ा और ताकत वाली चीज़ होगी जो हमारे पौधों को की अफजाइश में भी काम आती है और कीड़े भी भगाती है। अब आपने क्या करना है, इस पानी में थोड़ा सा पानी और शामिल करके अपने पौधों को रोज़ उस पर स्प्रे कर दें। उसके अलावा इसकी जो खालिस किस्म का आपने पानी रख लिया था 1-2 गिलास, उसको आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे, इंडोर प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो वहाँ पे मिट्टी में जो चूंटियाँ आ जाती हैं उनसे बचत होगी और जो मकड़ी के जाले लग जाते हैं पौधों के इर्द गिर्द उनसे भी बचत होगी और पौधों की अफजाइश भी अच्छी होगी। तो इरम ने इनको इजाज़त दें इसी टोटके के साथ, फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। जी, तो इरम आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है जी। अपडेट क्या है मैं आपके साथ शेयर कर दूं जी। खबर ये है जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आएंगे। आपको अपडेट दे रहे हैं जी, जहांगीर तरीन साहब आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जहांगीर तरीन 15 अप्रैल को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। ओन चौधरी के मुताबिक ये बताया गया है। ओन चौधरी का ये कहना है कि जहांगीर तरीन 15 अप्रैल को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहांगीर तरीन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ओन चौधरी की जानिब से बताया गया है ऐसा कि जहांगीर तरीन 15 अप्रैल को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। लंदन से वो लाहौर पहुंचेंगे, 15 अप्रैल डेट बताई जा रही है और आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएंगे जहांगीर तरीन साहब, ये बताया गया है ओन चौधरी की जानिब से। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात क्या हैं अली से जान लेते हैं। अली बताइए क्या अपडेट्स हैं इस पर। ये बिल्कुल तरीन ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन जो है उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर और डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें जो है वो सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद जहांगीर ग्रुप के जो मेंबर हैं ओन चौधरी, उनकी जानिब से बताया गया कि जहांगीर तरीन जो है 15 अप्रैल को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे और लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर पहुँचने पर तरीन ग्रुप की जितने जो मेंबरान है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है वो मुशावरती इजलास तलब करेंगे और उसके बाद जो है वो दीगर अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। जबकि बताया यह जा रहा है कि तरीन ग्रुप के जो अलाई पार्टनर्स हैं वो भी तरीन से मुलाकात करेंगे और ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो कि नामजद वज़ीर आला हैं उनसे मुलाकात करेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है तफसीली मुशावरत की जाएगी।
तफसीली मुशावरत की जाएगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वापस आएंगे और अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच अली अकबर, आपने तफसीलात से आगाह किया। ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं शहर में लगाए गए रमज़ान बाज़ारों की। बहुत सारे लोग, क्योंकि महंगाई जो है वो हद से तजावुज़ कर चुकी है, तो सब्सिडी वाली अशिया खरीदने के लिए शहर के रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं, जहाँ से कंपैरेटिवली ओपन मार्केट से उन्हें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। मिल भी रही हैं या नहीं, ये भी हम उनसे जानेंगे। और जो चीज़ें वहाँ से ख़रीदी जा रही हैं, क्या वो मयारी है या नहीं है। रमज़ान बाज़ारों में पिछले साल की तरह जैसे हमने देखा आटा चीनी पर लंबी कतारें लगी थी, अभी भी कुछ लोग, हम क्योंकि हर रोज़ रमज़ान बाज़ार से एक लाइव बीपर करते हैं और दिखाते हैं कि लोग अपने इश्यूज़ बताते हैं क्या हैं, कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो मिले जुले रुझानात सामने आते हैं। शहर में कितने रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, इनके इंतज़ामात कैसे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर अशिया की जो तलब और रसद है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हमारे रिपोर्टर हसनैन की जानिब, जो कि ताजपुरा रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। वहाँ की सिचुएशन हमें बताएंगे। जी हसनैन, ओवर टू यू। बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो जो इंतज़ामात हैं काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो शहरी हैं, रोज़ादार, चाहे वो ख़वातीन हैं या वो मर्द हजरात हैं, वो आ रहे हैं और लाइनों में लग के वो अपनी जो अशिया है जो उन्हें मतलूब हैं वो हासिल की जा रही हैं। चाहे वो आटे का स्टॉल है, चीनी का स्टॉल है, सब्जियां या फल का स्टॉल है। और हमें एक डिफरेंट बात एक और ये नज़र आई कि यहाँ पर जो चीनी दस्तयाब है जो दी जा रही है शहरियों को, रोज़ादारों को, वो उनका ID कार्ड देखने पर दी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि चुंगी दोगेज में भी कुछ ऐसा था जिस जो चीनी का हसूल था वो उनको उनके रहाइश का जो एड्रेस था वो बताना होता था, ID कार्ड दिखाना होता था या नंबर देना होता था, उसके बाद चीनी मिलती थी, जिसके ऊपर जो शहरी थे वो नाखुश नज़र आ रहे थे। अब आज हम आए हैं यहाँ पर ताजपुरा रमज़ान बाज़ार में और यहाँ पर भी ऐसा देखा जा रहा है। और जब हमने मैनेजमेंट से बात की तो जो यहाँ पर DMOR अजीज़ भट्टी टाउन जो इंतज़ामिया है जो मैनेज कर रहे हैं इस रमज़ान बाज़ार को, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको AC कैंट की जानिब से अहकामात मिले हैं कि शहरियों को उनका ID कार्ड देखे बगैर चीनी नहीं देनी। और वहाँ पर जो चीनी का स्टॉल है वहाँ पर बाकायदा एक रजिस्टर रखा गया है जिसके ऊपर जो शहरी हैं जिन्होंने चीनी वसूल करनी है उनकी तमाम डिटेल्स लिखी जाएंगी, उसके बाद उनको चीनी वहाँ पर मुयस्सर होगी। अगर यहाँ पर सब्जियों की बात की जाए तो यहाँ पर हमने टमाटर देखा है, दर्जा दोम है, 116 रुपये किलो है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो यहाँ पर 116 रुपये जो हुकूमत का स्टॉल लगाया गया है सब्सिडी वाला, उसके ऊपर मुहैया किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर अगर बात की जाए घी की तो जो लोकल घी है दूसरे रमज़ान बाज़ारों में देखा जा रहा है वो 400 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर 415 रुपये फ़ी किलो जो लोकल घी है वो दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर पकौड़ियों की बात की जाए तो हमने डिफरेंट रमज़ान बाज़ार फिरे हैं, वहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं 200, 210, 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 260 और 270 रुपये फ़ी किलो में जो पकौड़ियाँ हैं वो उनको मुहैया की जा रही हैं। इसी तरह जो शहरी हैं ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए यकीनी तौर पर जो मुश्किलात का बाइस भी बनती हैं, जो क्वालिटी है वहाँ पर भी पसंद नहीं है। उसके बाद जो शहरी हैं वो उनका ये कहना है कि लाइन में भी लगना है और जो अशिया हैं वो पाव आधा किलो और किलो के हिसाब से मिलती हैं और ऊपर से उनकी जो क्वालिटी है। ठीक है, ये थोड़ी सी लोगों को परेशानी हो रही है कि जी एक स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अशिया नहीं दी जा रही हैं, तो वजूहात इसकी क्या है। रमज़ान बाज़ारों के दीगर इंतजामात, हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। अली अब्बास बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर MCL हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपको। क्या हाल चले आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। शहर के रमज़ान बाज़ारों की कुछ सूरत हाल, वैसे तो हम हर रोज़ अपने रिपोर्टर से मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों से पूछते हैं कि जी वहाँ पर क्या क्या हालात हैं, लोग क्या कह रहे हैं, टोटल कितने रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, क्या इंतजामात हैं। देखें पहले तो आपका शुक्रिया और सिटी 42 का भी शुक्रिया कि शहर की हर चीज़ को ये सामने लाता है और आवाम की मसाइल को भी उजागर करता है और हम वेलकम भी करते हैं। हमने टोटल लाहौर में आपकी बारी पिछले साल 30 लगे थे, आपकी बारी 32, 2 बाज़ारों का इजाफा किया और ये लाहौर के तमाम पोर्ट से लेके पोर और जितने टोटल एरियाज़ हैं उनको ये कवर करते हैं। तो वैसे तो लाहौर की आबादी क्योंकि 1.25 करोड़ से ज़्यादा है, ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी थी 32 बाज़ार हमने पूरे शहर में लगाए। ठीक है, अच्छा ये 32 बाज़ार जो हैं यहाँ पर मुझे ये बताएगा इंतज़ामात कैसे किए गए हैं। अब लोग जो आ रहे हैं उनका रद्दमल तो मैं शेयर करूँगी, आपकी जानिब से क्या क्या इंतजामात थे? देखिए हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट करें।
और हमें ये किस्म का नया शहर आबाद करना होता है, क्योंकि टेंट लगाते हैं, उसमें शॉप्स लगती हैं, फिर ये एक सीरीज़, ये पूरी बड़ी लंबी मेहनत इसके पीछे होती है। इसमें तमाम इदारों को हम इसमें जेल इन करते हैं, कोई 20 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो उसमें बैठे हुए हैं। फिर हमारे इदारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले हैं, लाइव स्टॉक वाले हैं, तो सारे मिला के कोशिश एक ही है कि आवाम को सहूलत पहुँचाई जाए, आवाम को सहूलत मिले। अब आवाम की सहूलत के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं ओपन मार्केट से सस्ते दामों पर कितनी सब्सिडी दी? देखिए मेन तो इसमें 2 आइटम्स है ना, शुगर और आटा। तो शुगर पे हम मार्केट से हम यहाँ 10 रुपीज़ कम पे 80 रुपीज़ पे दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी, लेकिन हमने नेगोशिएट किया है शुगर डीलर्स के साथ। जबकि आटा का जो 10 किलो का बैग है उस पर 100 रुपीज़ की सब्सिडी है, मार्केट में वो 550 है या 450 है। अब अगला क्वेश्चन आपका मैं अभी जवाब दे देता हूँ कि लाइनें लगती हैं, रश होता है। एग्जैक्टली उसको हमने केटर इस तरह किया कि आपकी बारी हमने काउंटर्स में इजाफा कर दिया है और हमने वहाँ चेयर्स भी लगाई हैं ताकि लोग ये क्या मंतक है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा, मतलब चीनी का एक टाइम पे आपको एक ही पैकेट मिलेगा, वजह क्या? वो उसमें ये है कि उसमें हम थोड़ा सा कंट्रोल भी करते हैं कि बाहर से कई बार शॉपकीपर्स अपने बंदों को खड़ा कर देते हैं, फिर कोई बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो लेके बाहर जाके शॉपकीपर्स को भेज देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये किया है, आप आएँ आपको एक पैकेट मिलता है, वो फिर इसी तरह जब सेकंड टाइम आएंगे फिर दोबारा मिल जाएगा। और इसी तरह एक और हमारा जो एग्री मार्केटिंग है उसमें 13 आइटम्स हैं जिस पे हमने सब्सिडी दी है, और अगर आप वो 1 kg पर हेड लें तो कोई 1300 रुपये मार्केट से वो सस्ती होती है। सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? मतलब एक आपने चीनी खरीदनी है उसके लिए आईडी कार्ड की शर्त लाजमी क्यों? हर जगह नहीं है, कई जगहों पे कॉस्ट ऑफ रेपुटेंस पे होगा, कई एरियाज ऐसे हैं जब बहुत ज़्यादा लोग, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मिस यूज़ कर रहे हैं इस गवर्नमेंट की फैसिलिटी को, जहाँ ऐसी बात नहीं है वहाँ ऐसी बात नहीं है, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट अवे उनको चीनी और आटा प्रोवाइड किया जाए। सही। अच्छा जी, कौन कौन सी अशियाँ हैं? फ्रूट्स तमाम क्या मौजूद हैं? फ्रूट्स हैं, आपकी मेजर सब्जियाँ हैं, खजूर है, उसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, फिर उसके अलावा खीरा है, गाजर है, यानी कि जो आपकी डेली यूज़ की आइटम्स हैं। 13 मेन जो वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर हमने सब्सिडी दी है, और उसमें ये भी किया है कि उसकी हमने ऑलरेडी पहले ही पैकिंग की हुई है। चीनी की भी हम पैकिंग करके ला रहे हैं यहाँ, और वो पैक हम आइटम उसमें दे रहे हैं। ठीक है। फ्रूट्स पे कितनी सब्सिडी है? बाहर तो इतना महंगा फ्रूट है, लोग कहते हैं कि जी अब तो उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है, क्यों लोग रमज़ान बाज़ार में आए? कितना वहाँ पर सस्ता फ्रूट? देखिए बात यह है कि अगर फैसिलिटी या सब्सिडी ना हो और लोगों को महसूस ना हो तो लोग ना आए। लोग आते हैं तो बात भी, तनकीद भी निकलती है। अब हमारा जो निश्तर का बाज़ार है वहाँ तकरीबन 18,000 से 20,000 डेली हमारी वॉक इन कस्टमर्स आ रहे हैं। इसी तरह हमारे बाकी बाज़ारों में फ्रूट्स पे मार्केट से खातिर खा कमी है, और उनकी क्वालिटी भी आपकी बेहतर है। एक तो एग्री मार्केटिंग के स्टॉल्स हैं, उसके अलावा हमारे टाउन्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जनरल स्टॉल्स भी लगवाए हुए हैं। फिर इसके अंदर कंपनीज़ के भी स्टॉल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के भी हैं, जिन सारों में हम, इवन लाइव स्टॉक के हैं, सब में हम मार्केट से कम पे दे रहे हैं। ज़रूर शिकायत होंगी, उसका मजाला भी करते हैं, और लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हम बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमने बहुत सारे लोगों से शिकायत ये सुनी है कि अगर सस्ती चीज़ें हैं कंपैरेटिवली बाज़ार से या सब्सिडी दी जा रही है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। क्वालिटी इंश्योर क्यों नहीं की जा रही? क्वालिटी ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है, और नॉर्मली इस पे कंप्लेंट आती है हर साल, लेकिन ये है कि स्टार्ट में कुछ होता है, लेकिन अभी हमने इस पे काबू पा लिया है। अब जो हमारा अपना एग्री मार्केटिंग है वो तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ विजिट कर लें किसी भी बाज़ार में, वो सारों की क्वालिटी ठीक है। हाँ, जो जनरल मार्केट से हमने स्टॉल्स लगाए हैं उसमें कहीं होगी, लेकिन उसको भी हमारा वहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इंस्पेक्टर मौजूद है, फिर हमारा अपना स्टाफ मौजूद है, वो खुद भी चेक करते हैं, जो पब्लिक कंप्लेंट आए उसको फौरी तौर पे हम रिड्रेस करते हैं। वहाँ हमारा कंप्लेंट सेल है, लोग बैठे हुए हैं और आवाम के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा जी, कंप्लेंट सेल है, अगर किसी शहरी को कंप्लेन करानी है तो वो उस कंप्लेंट सेल में जाकर अपनी शिकायत? बिल्कुल, अभी तो पब्लिक इतनी वाइब्रेंट है, फिर आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो हर वक्त हर जगह मौजूद हैं, एक एक चीज़ को नोट करते हैं, तो हम तो कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ओपन है। अच्छा जी, रमज़ान बाज़ारों में जो शहरी आ रहे हैं, आपने बता दिया कौन कौन सी अशिया उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये कि जी लोग कहते हैं जो आपने पैकेट्स बनाए हैं वो चीज़ें सब स्टैंडर्ड हैं, अगर घर जाके खोलें तो दालों में मिलावट की गई है। क्वालिटी इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है यहाँ से। देखिए, इसमें हमारा इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का एक वहाँ इदारा है, वहाँ मौजूद है, फूड इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है, ये जो पैकिंग है ये जो है वो तो बाहर मार्केट में स्टॉल्स जो बड़ी कंपनीज़ की दुकानों में जाते हैं वहाँ ज़रूर इशू आता होगा, बाज़ारों में कोई नहीं, वहाँ तो ओपन चीज़ें हैं, अपने सामने डलवाते हैं। चीज़ों की जो कैटेगरीज बना के रखी गई हैं, एक ही स्टॉल पर आपको सब्जी जो है वो एक ही तरह की 2 हिस्सों में पड़ी नज़र आ रही है, उसकी वजह क्या है? वो तो हमारे बाज़ारों में नहीं है ऐसे, वो ए और बी आप बात करना चाह रही हैं।
वो हमारे जनरल मार्केट में ज़रूर होता है, लेकिन बाज़ारों में तो एक ही क्वालिटी है जो मौजूद है, उसी में से लोग लेते हैं और पैक करके लेके जाते हैं। सही है, लोग शिकायतें ये कर रहे हैं ना, इस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ भी पब्लिक बेसिकली ना पब्लिक फ़ौरन जब बाज़ार में आती है वो उसका कंपैरिजन बाहर से करती है। अंदर तो उनको बेहतर चीज़ें मिल रही होती हैं, लेकिन उनको क्योंकि बाहर ज़्यादा याद होता है तो वो उसको ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं। सही। अच्छा जी, ओवरऑल रमज़ान बाज़ारों के हवाले से बताइएगा, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सब्सिडी है, वो आके इनसे फ़ायदा कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं? लाहौरियों को मैसेज क्या देखें जी, मैं खुद इस शहर का हूँ, हमारा शहर है, हमारे बासी हैं, इनकी खिदमत करना हमारा वलीन फ़र्ज़ है, तनख्वाह भी इसी चीज़ की ले रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट शाना बिशाना वहाँ शामिल है। ये है कि हमारे हर आइटम पे वहाँ सब्सिडी मौजूद है। 100 रुपया सस्ता हम आटा दे रहे हैं, चीनी पे 10 रुपीज़ की है। मार्केट की 13 आइटम्स हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर मौजूद हैं, उसके अलावा बाकी भी हैं। अगर फिर भी कहीं शिकायत आती है तो हम मौजूद हैं उनकी खिदमत करने। चलिए जी, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, काउंटर प्रॉपर बनाए गए हैं। वैसे हम हर रोज़ जो है अपनी वहाँ पे रमज़ान बाज़ारों में लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी शिकायत भी हाईलाइट करते रहते हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि जहाँ कहीं पे कमी पेशी हो उसको दूर किया जाए, लोगों की मुश्किलात हल की जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, आपने बैरून मुल्क जाना था, उस हवाले से कुछ SOPs तय किए गए थे, उनमें कितनी नरमी हुई है वो भी डिस्कस करेंगे। वो ज़ायरीन जो कि उम्रे का प्लान कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं जब वो जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर जो है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन में कितनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे पैकेज हैं जो अगर आप सैर तफरी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हमारे साथ हेड ऑफ ट्रेवल 92 नवीद मलिक साहब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उम्रे के हवाले से, क्या प्लान है जो ज़ायरीन जाना चाह रहे हैं उनके लिए, आप क्या प्लान रिकमेंड करेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा में मुकम्मल आसानियाँ पैदा हो गई हैं अब, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और लोग इस दफ़ा इतना ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे इतना रश है, ना होटल्स अवेलेबल है, ना फ्लाइट्स में सीट अवेलेबल है, मगर फिर भी लोग जा रहे हैं। यानी कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी और जो टेस्ट आपका लाजमी करार दिया गया था, और वो जो आपको एयरपोर्ट पे जाके टेस्ट कराना पड़ा था, देखिए वो जो वैक्सीनेशन का इशू था वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, आपको जो प्री कोविड टेस्ट था वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो इसमें काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं जाने के लिए, लोग जा भी रहे हैं। और अब यह है कि सिर्फ 5 साल से कम वाले बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते, अदरवाइज एज रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी हुई है। अच्छा रवि साहब, ज़ियारतें जो थी जहाँ पर बंद किया गया था, लोग नहीं जा सकते थे, हर किस्म की अलाउ है, बिल्कुल वो भी खत्म हो गई हैं, मगर आप अभी उम्रा सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं 10 डेज में, ठीक है, और उम्मीद है ये भी जल्दी खत्म हो जाएगी जैसे अच्छा रश खत्म होता है। इसके साथ हमने गुज़िश्ता दिनों में आपके साथ खबर भी शेयर की थी, बड़ी खबर थी कि जी महरम के बगैर भी खवातीन जा सकती हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लास्ट वीक में इन्होंने ये भी खत्म कर दिया कि जी अब आप महरम के बगैर भी जा सकते हैं। फिर एज 45 ईयर्स की, फिर 40 ईयर्स हुआ, वो भी खत्म हो गया। अब ना फीमेल अकेली भी जा सकती हैं, 20-25 ईयर जो भी इनकी एज है वो ट्रैवल कर सकती हैं, ये खत्म हो गया मामला। सही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम उन्हें पहले प्लान करना है और क्या प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना है? उम्रे के लिए देखें, अभी तो रमज़ान की वजह से काफ़ी रश है वहाँ पर, और सुनने में ये आ रहा है कि इस दफ़ा जो उम्रा होगा वो 17 मई तक होगा, उसके बाद वो हज की तैयारियों में लग जाएंगे। मगर अभी भी अगर किसी ने जाना है तो आप उम्रे की आसानी बहुत ज़्यादा हो गई है वीज़ा लगवाने के लिए, वीज़ा आपको सेम डे मिल जाता है। जबरदस्त। अगर आप चाहें तो अपना प्लान विद इन 2-3-4 डेज में भी फाइनल कर सकते हैं। यानी वो जो हमें पहले लंबी सी तैयारी करनी पड़ती थी वो नहीं है कि जो आपने पहले वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपका वीज़ा एम्बेसी में जाना है, पासपोर्ट जाना लगने के लिए, और आपको जब वापस आएगा तो 4-5 डेज 7 डेज भी हो जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है, अब आपको सेम डे वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा जी नवीद मलिक साहब, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि एक मजहबी फरीज़ा होता है और सब लोग चाहते हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो वो पूरी खुलूस दिल के साथ इबादत कर सके, गाइडेंस लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होती है, तो क्या ट्रैवल 92 ये फैसिलिटी फराहम करता है? लोग राब्ता कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, लोग राब्ता कर सकते हैं, हम उन्हें मुकम्मल इस पर गाइड करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या आपने SOPs फॉलो करने हैं, क्या नहीं करने हैं आपने, मतलब टोटल हम इसमें गाइड करते हैं पैसेंजर्स को, और इसी में उनकी बेहतरी होती है, बजाय कि वहाँ पर जाके कोई अपना उसको क्वारी हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। एक ऐप होती है, हम उन्हें बताते हैं ऐप अपनी इंस्टॉल कर लें आप, ऐप इंस्टॉलेशन के बाद वो सारा उसमें उनका शेड्यूल जो है ना वो अपडेट हो जाता है, किस फ्लाइट पर जा रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, उम्रा करने के लिए भी ऐप की ज़रूरत है वहाँ पर, अब आपको मोबाइल ऐप जो
चल रही है वहाँ पे हुकीम के नाम पे, तो ये ज़रूरी है आपको। चलें जी, जहाँ अगर आप ट्रैवल 92 से रब्ता करेंगे तो ये आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान कर दी जाएंगी। अच्छा जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि वो लोग जो कि चाहते हैं जी कुछ कंपैरेटिवली उन्हें अच्छी सहूलियात मिले जाके, क्योंकि यहाँ से जो वादे वगैरह करके उनको लेके जाते हैं लोगों को मुश्किलात भी होते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं। तो हमारा तो एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए हमें पता है कि बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं आपके पास या आना चाहते हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे, किस तरह से होटल की बुकिंग और जो ज़ियारतों पे उन्होंने जाना है किस तरह से सब पैकेज उनको दिया? अभी ना काफ़ी सख्ती कर दी है इस दफ़ा उन्होंने। पहले था कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले लेते थे कि जो आपने वीज़ा कहीं से लिया, होटल्स आपने कहीं से कर लिए, ट्रांसपोर्ट। अब उन्होंने एक ही जो है ना शिरका जिसके थ्रू उन्होंने कर दिया कि जो आपने होटल्स, आपने ट्रांसपोर्ट, आपका वीज़ा एक ही जगह से होगा, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसानी हो जाती है। आपको आइडिया होता है कि जी मुझे एक ही जगह से सारे काम हो रहे हैं। तो इस दफ़ा खवारी कम है लोगों के लिए इस चीज़ पे। अदरवाइज़ पहले काफ़ी ज़्यादा होता था कि आपने होटल्स कोई मिला, आपको कुछ हो रहा है वहाँ पर, मतलब लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गया, लोग भी हर चीज़ को गूगल कर लेते हैं, होटल भी चेक कर लेते हैं जाने से पहले, तो इसलिए अब थोड़ा सा इजी हो गया भाई मेरी सब अमाउंट के हवाले से हज की भी हमने देखा कि कहाँ तक कीमत पहुँच चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्रे की भी क्या मैक्सिमम मिनिमम बजट आ जाता है? देखिए उम्रे के लिए आपका जो है ना नॉर्मल अगर आप होटल्स लेते हैं टिकट के साथ आपको 2 से सवा 2 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है। हज भी माशाल्लाह इस दफ़ा उन्होंने 1 मिलियन का ऐलान कर दिया है, जो कि लास्ट टाइम कुछ 1000 में लोग थे, 60-70,000 लोग थे जो कि उनके लोकल ही वहाँ पर थे। जी, बिल्कुल। उससे पहले जो हज होता था आपको 22-23 लाख लोग हज करते थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये, और 10 लाख लोग काफ़ी लोग होते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे जो है ना इस्तेफादा हासिल करेंगे, और जो कि उम्मीद है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी मजीद इसको ओपन कर देंगे। हज की तैयारी करनी है, कुछ आप अमाउंट रेशो बताना चाहेंगे? हज की अभी SOPs आने वाले हैं मजीद, अभी ऐलान उन्होंने कर दिया कि जी हम 1 मिलियन का करेंगे इंशाल्लाह विद इन अ वीक। उम्मीद है इसकी भी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या इसके कितनी अमाउंट आ रही है, बजट क्या वो दे रहे हैं इस दफा करने के लिए सारा। सही, इसके लिए चले जी थोड़ा इंतजार करना है। अच्छा जी, अब उम्रा ज़ायरीन की हमने बात कर ली, जिन लोगों ने हज के लिए जाना, अल्लाह ताला सभी को तौफीक अता फरमाए, उसकी भी हमने बात कर ली। अब वो लोग जो कि कहीं ना कहीं ईद के करीब सैर व तफरी का प्लान रखते हैं, ईद पे बहुत सारे लोग बाहर से आते भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान में ईद करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी देर पहले टिकट की खरीदारी कर लेनी चाहिए? अच्छा, होता यह है कि ईद पर जो ज़्यादा ट्रैवल होता है वो इन बाउंड का होता है। हाँ। क्योंकि लोग अपने कंट्रीज़ में ईद के लिए आते हैं, उनकी हॉलीडेज होती हैं, आधे रमज़ान यहाँ करते हैं, ईद गुजारते हैं, फिर वापस जाते हैं। मगर अब थोड़ा सा चेंज भी हो गया ट्रेंड ये। अच्छा। अब आउटबाउंड भी बहुत स्टार्ट हो गया है, मगर वो ईद के जो डेज होते हैं उनमें होता है। ईद के डेज में नॉर्मली जो आजकल लोग प्लान कर रहे हैं वो टर्की कर रहे हैं, बाकू कर रहे हैं, वीज़ा जहाँ पे ईजीली मिल रहा है वीज़ा जहाँ पे उनको, तो ये काफ़ी ज़्यादा अब लोग काफ़ी प्लान करते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जैसे आप कर लेते हैं टर्की, आप कर लेते हैं, टर्की का लोग प्लान कर रहे हैं, ईद का बाकू है, फिर UAE भी लोग रूटीन में चले जाते हैं, हॉलीडेज होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग अब इन भी होती है। इनको चाहिए कि कम से कम आजकल में ही अगर इन्होंने ईद के प्लान करना है तो 15-20 डेज पहले प्लान अपना फाइनल कर लें ये, अदरवाइज रश बहुत ज़्यादा होता है, वीज़ा नहीं मिलते हैं, फिर टिकट्स नहीं मिलती हैं, या मिलती हैं तो उनको डबल रेट पे मिलती हैं वो चीज़ें। सही, यानी अगर आप बिल्कुल ईद के करीब करवाएंगे तो रेट वो बहुत ज़्यादा रेट होगा। अच्छा, जिन लोगों ने ईद के करीब आना है वो स्टार्ट रमज़ान में भी अपनी बुकिंग करा सकते हैं? बिल्कुल, जिन्होंने जो तो आने वाले लोग होते हैं ना, जो इनबाउंड हैं, जो आने वाले बाहर से पाकिस्तान में लोग हैं, आप बिलीव करेंगे कि वो रमज़ान आने से पहले अपनी टिकट्स परचेज कर लेते हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि हमने अपनी फैमिलीज में जाकर ईद करनी है, तो वो 1-1.5 माह पहले से टिकट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ईद वाले जो लोग होते हैं बड़े इमरजेंसी वाले होते हैं, छुट्टी मिल गई है तो चले जाए हम पाकिस्तान जा रहे हैं। अदरवाइज लोग जो प्लान करते हैं, जिनको पता है कि हमने छुट्टी पे जाना है, वापस अपने कंट्री में जाना है, वो 1-1.5 माह पहले टिकट परचेज कर लेते हैं। सही, आप टर्की की बात करें, बाकू की करें, UAE के लिए लोग आ जा रहे हैं, यहाँ सब कोविड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुके हैं जी, बिल्कुल। अब बड़ा इजी है हर तरफ जाना, और मैं ये गाइड करता हूँ जो लोगों के, उनको प्रॉपर जो कंसल्टेंट होता है ना वीज़ा गाइड करने वाला, वो बड़ा ज़रूरी होता है उनके लिए। मोस्टली लोग जो है कि कंट्री का मुख्तलिफ कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं, मगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका रोल आता है मेरे ख्याल से आपके ट्रैवल एजेंट का, जो आपको तमाम चीज़ें गाइड करता है, जाके आपको एयरपोर्ट पे मसाइल जो हैं उनसे बचा सकता है। नवीक साहब, अब आप हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगी कुछ लोगों को ये भी गाइड कर दें जो सामान लेकर जाते हैं उसकी हिफाजत कैसी करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते देखा है, कोई ना कोई चीज़ आपके सामान में ऐसी डाल दी जाती है कि आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इन चीज़ों से आपने कैसे बचना है, आपने केयरफुली ट्रैवल कैसे करना है? देखें, एक तो ये होता है कि आप यहाँ से सामान लेके जाते हैं तो सबसे बेस्ट तो लोग अपना लॉक वगैरह करते हैं, मगर रैप अप कर लेते हैं उसको बैग को, एयरपोर्ट से एंट्री में होते ही आप उसको कर देते हैं,
और आपको जब वहाँ पे मिलता है तो वो आपका पैक होता है। अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते आपके क्या हो जाए आपके साथ, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ आपके बैग में आ जाए या आपके बैग से कोई कीमती चीज़ निकल जाए। सही, वो भी चांसेस है ना तो कि रैपिंग की आपके ऑप्शन है। रैपिंग की बेस्ट ऑप्शन है, एटलीस्ट पता होता है कोई खोलता नहीं है उसे। अदरवाइज आपका सामान कहीं जा रहा है, बैगेज में जा रहा है, कार्गो में जा रहा है, पता नहीं होता कि कुछ लॉक टूट गया आपका या कुछ और हो गया है या किसी ने खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ें चेक कर ली हैं, तो वो आपकी जो है ना वो प्राइवेसी भी उसमें ख़राब होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आपको ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने आपके साथ तमाम गाइडलाइन जो है टाइम टू टाइम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़बरदस्त पैकेज चाहिए, आप जाना चाहते हैं, पूरी गाइडेंस आपको चाहिए, आप ट्रैवल 92 से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।